आज अखिल गोंडवाना गोंडी धर्म संस्कृति साहित्य सम्मेलन और गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम के जन्म दिवस के अवसर पर गोंडवाना भूभाग के समस्त मातृशक्ति पितृशक्तियों की उपस्थिति में आयोजित यह विशाल सम्मेलन, विशाल सभा के मंच में विराजमान हमारे समस्त मुखियागण, आप सबको सादर से वजहार है। हमारे बीएल को राम दादा और समस्त जो है अगवा मुखिया, आप सबों को सादर से वजहार है, क्योंकि ये हमारे पुरखाओं का गढ़ है और हमारे शक्ति का स्थल है। हम लोगों को अपने पुरखा शक्तियों के नाम पर थोड़ा सा एनर्जी भरना चाहिए खुद के अंदर में। तो खड़ा पहनना, सजोर पहनना, बुढ़ाल पहनना, दाई दाऊ शक्ति ना, दादा मरकाम ना। साथियों, हमारा समुदाय गोंडियन समुदाय गण व्यवस्था में निवास करने वाला जो समुदाय 5 खंड धरती में फैला हुआ यह विशाल जन समुदाय कभी एक समय इस धरती का राजा हुआ करता था, इस देश का शासक हुआ करता था, इस देश का मालिक हुआ करता था। बड़े बड़े गढ़ किले के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। ऐसा क्या हुआ कि आज हम इस मालिक के संतान होते हुए भी, इस देश के राजा महाराजाओं के संतान होते हुए भी हमारी स्थिति मजबूरों से भी गया गुजरा है। हमारे संपूर्ण गौरवशाली जो इतिहास है वो कहीं खो सा गया है। ऐसा लगता है कि हमारी जो पहचान है वो धूमिल हो चुका है। हम अपने आप को भूल गए हैं, हम अपने स्वाभिमान को भूल चुके हैं, अपनी गौरवशाली इतिहास को भूल चुके हैं, अपनी जिस पर हमको अभिमान होना चाहिए वो अभिमान की भावना को भूल चुके हैं। ऐसा क्या हुआ होगा कि हमारी ये स्थिति है? इन्हीं विषयों पर चिंतन करने के लिए लगातार हमारे पूर्वजों द्वारा, इस समाज के मुखियाओं द्वारा यह मंच तैयार किया गया है। साथियों, हम इस देश के मालिक हैं, ये बात आप सब लोग जो है जानते भी हैं और यह कोई नया शब्द नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो इस विभाग का नाम जब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेजी में इस देश को क्या कहा दिया गया? इंडिया कहा गया, है ना? अंग्रेज लोग जब आए तो इस देश का नाम इंडिया हुआ। इसका मतलब इंडिया जो शब्द है वो हमारे पूर्वजों द्वारा रखा हुआ शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को इंग्लिश शब्द नहीं आता। ठीक है, अंग्रेजों से पहले यहां जब अरब भाषा बोलने वाले मुगल लोग जब आए तो इसको हिंदुस्तान कहा गया। और चूंकि अरब भाषा हमारे पूर्वजों की नहीं है, इसका मतलब हमारे पूर्वज भी इसको हिंदुस्तान नहीं कहते थे। उसके पहले भारत
कहा गया इसको हिंदी भाषा में। और जब हम पहली बार कक्षा तक पहली में पढ़ने गए स्कूल में, तब कहीं जाकर के हमने हिंदी बोलना सीखा। ठीक है, उसके पहले कोई हिंदी बोलना नहीं जानता था। हमारे पूर्वज जो है स्कूल में जाने के बाद हिंदी बोलना सीखा है। इसका मतलब हमारे पूर्वजों को हिंदी बोलना नहीं आता था, इसका मतलब अपने इस देश को भारत नहीं कहता था। भारत से पहले संस्कृत भाषा वालों ने इस देश का नाम रखा आर्यवर्त। आर्यवर्त, आर्य शब्द का अर्थ आप लोगों को जो पढ़ाया गया होगा, उसका मतलब क्या पढ़ाया गया होगा? श्रेष्ठ मानव, ऐसा पढ़ाया जाता है ना। लेकिन आर्य का मतलब आए हुए लोग, वर्त का मतलब होता है घुमावदार, घूमकर आए हुए लोग। तो घूमकर आए हुए लोगों ने इस देश का नाम रखा आर्यवर्त। क्योंकि संस्कृत भाषा हमारे पूर्वजों को नहीं आता था, इसका मतलब हमारे पूर्वज अपने भूभाग को आर्यवर्त नहीं कहते थे। तो हमारे पूर्वज अपने भूभाग को अपनी भाषा में कोयामुरी द्वीप, गंडोद्वीप, गंधर्वाना, गंडमंदाना, गोंडवाना, इस नाम से जानता था। इस नाम का उल्लेख करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नाम से ही पहचान आता है। अगर आपका नाम खत्म हो जाए तो कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। और जिस बिल्डिंग में जो नाम लिख दिया जाता है, वो बिल्डिंग ये साबित करता है कि इस बिल्डिंग का मालिक जो नाम लिखाया है उन लोगों का है ना। यदि मस्जिद लिख दिया जाए तो मुस्लिम लोगों का हो जाता है, मंदिर लिख दिया जाए तो हिंदू धर्म का हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से चर्च लिख दिया जाए तो ईसाई धर्म लोगों का हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस विभाग के रिकॉर्ड में इस विभाग का नाम को बदला गया, जिसके कारण से हम अपने विभाग के नाम को पहचान को भूल गए। इसको ऐसे समझे, मान लीजिए कोई जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन का मालिक कौन होगा? निश्चित रूप से उस जमीन में जिसका नाम लिखा होगा उस जमीन का मालिक होगा, उस रकबे का मालिक होगा। तो आप जब पटवारी के पास जाते हैं, आरआई के पास जाते हैं, तो पता करवाते हैं कि जमीन का मालिक कौन है। उस जमीन के रकबे में जिसका नाम लिखा रहता है वही उसका मालिक होता है ना। यदि उसका मालिक उस नाम को अगर बदल दिया जाए, आपके जमीन के रकबे का नाम को बदल दिया जाए, तो क्या आप उसका मालिक रहेंगे? क्या आप कहीं दावा कर पाएंगे? ठीक उसी प्रकार से हमारे भूभाग का जो नाम है उसको बदल करके इसका मालिक कोई दूसरा कोई दूसरा इसका मालिक बन भाषा के आधार पर भी देखेंगे तो किसी भी राज्य की भाषा हिंदी नहीं है, किसी भी राज्य की भाषा इंग्लिश नहीं है, किसी भी राज्य की भाषा संस्कृत नहीं है, किसी भी राज्य की भाषा उर्दू नहीं है। मूल भाषा देखा जाए तो किसी राज्य की मूल भाषा यदि देखा जाए तो उस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनके गांवों की भाषा उस राज्य की मूल भाषा है। यदि किसी भी राज्य की भाषा हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, संस्कृत नहीं है, तो सवाल यह पैदा होता है कि हर राज्य की भाषा क्या है। तो उस हिसाब से भी पता चलता है कि यहाँ रहने वाले जो मूलवंशी लोग हैं, गंडवाना के जो लोग हैं, उनकी भाषा यहाँ की ओरिजिनल भाषा है ना। यदि सभी प्रदेशों की भाषा आदिवासियों की गंडवाना की भाषा है, इससे यह साबित होता है कि यह भूभाग संपूर्ण भूभाग यहाँ के आदिवासियों गण व्यवस्था वाले लोगों की है ना। उसी प्रकार से सभी गांवों की संरचना को आप देखेंगे तो किसी भी गांव का जो पारंपरिक गुड़ी घर होता है, गुड़ी देवाला होता है, जिसका पुजारी बैगा पंडा दवार होता है,
गायता होता है, उस जगह पर कहीं भी मंदिर नहीं होता, उस जगह पर कहीं भी कोई बाहरी पुजारी नहीं होता। अब वो गांव का जो मुख्य जो पूजा स्थल होता है, वही हमारी आदिवासियों का उस जमीन पर मालिक होने का प्रमाण है। किसी गांव का मालिक कौन है, ये साबित अगर करना हो तो उस गांव का जो पूजा स्थल है, प्रेम स्थल है, शक्ति स्थल है, जहां पर बैगा गायता पंडित पुजारी के माध्यम से गांव के सारे संस्कार किए जाते हैं, वहां की पहचान को अगर देख लिया जाए तो पता चल जाएगा कि उस गांव का मालिक कौन है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जो गांव मंदिर सिस्टम से संचालित होता हो या चर्च सिस्टम से संचालित होता हो या मस्जिद सिस्टम से संचालित होता हो। हर एक गांव के गुड़ी बैगा देवार पंडा के माध्यम से संचालित होता है। इसका मतलब तो डॉक्टर साहब फिर बताएंगे आपको जो फलाने कंपनी का जो है ऑक्सीजन का पैकेट मेडिकल स्टोर से लेना है, उसी हवा को लेना है, और जहां जहां भी जाएंगे वो ऑक्सीजन का सिलेंडर बैग के पीठ में लटका करके चलना, सोते समय भी लटका करके चलना, नहीं तो सपने में भूत आएगा और आपका दम घुट जाएगा। इसलिए सोते समय भी ऑक्सीजन लगा के रखना। ऑक्सीजन का ब्रांडिंग देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का कैसे जो है औद्योगिकरण हुआ, उसका कैसे ब्रांडिंग हुआ। हमको जरूरत ही नहीं था चप्पल पहनने की, लेकिन हमको चप्पल पहना दिया गया, उसके बाद बिना चप्पल के हम रह नहीं सकते, है ना। तो ये आदत जो डलवाया गया है हमारे भीतर में बाजारवाद का, उसका हम पूरी तरह से 100% ग्रसित हो चुके हैं। अब उद्योगपति भोजन भी देगा, वो बनाएगा, पानी भी बनाएगा, हवा भी बनाएगा, तो प्राकृतिक संसाधनों पर उद्योगपति कंट्रोल कर लिया ना। हमारे महात्मा रावण का हम लोग जो है उस समय गांव गांव में लीला होता था, रामलीला, उसमें रावण का जब पात्र आता था वो बोलते थे कि वरुण देव मेरे घर में पानी गिराता है, पानी भरता है, पवन देव मेरे घर में हवा बदली करते हैं, सूर्य देव मेरे घर में प्रकाश करते हैं, ऐसा बोलते थे रावण, उनका कैरेक्टर। उसी प्रकार से उद्योगपति अब बोलेगा कि पानी मैं पैदा करता हूं, हवा मैं पैदा करता हूं, भोजन मैं पैदा करता हूं, है ना। पूरी दुनिया उद्योगपतियों का गुलाम होने वाला है, और यदि एक बार दुनिया उद्योगपतियों का गुलाम हो गया तो सारे कानून, सारा संविधान, सारा राजनीति सब उसी के आधार पर चलने लगेगा। साउथ का पिक्चर भी आप लोग कभी कभी फिल्म भी देखा करिए, फिल्म में बहुत ज्ञान मिलता है। साउथ का फिल्म आया था केजीएफ, कोलार गोल्ड माइन, मतलब साउथ में एक कोलार गोल्ड माइन माइनिंग कंपनी था जिसको अवैध तरीके से कब्जा करके रखा गया था ना। वहां पर जो काम करने वाले मजदूर थे उनसे मजदूरी करवाया जाता था, लेकिन जो बीमार पड़ जाता था उसको मार दिया जाता था, क्योंकि बीमार व्यक्ति को खाना देना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा, इसलिए उसको जीने का हक नहीं था। वहां बीमार व्यक्ति को मार दिया जाता था क्योंकि उसके लिए अलग से खाना खर्चा होता था, रहने का खर्चा होता था, उसके इलाज का खर्चा होता था। उद्योगपतियों का जब युग आएगा तो क्या बीमार व्यक्तियों को उद्योगपति पालेगा? वो धरती का बोझ समझ करके उसको दवाई दे करके, जहर दे करके मार दिया जाएगा। जब तक आदमी स्वस्थ रहेगा तभी तक इस धरती में जीवित रहेगा, और जो बीमार पड़ जाएगा न खुद इलाज कर पाएगा न दूसरा उसका इलाज करवाएगा। इतना भीषण संकट आने वाला है। साथियों, इस संकट को आपको समझना ही होगा, जानना ही होगा, अन्यथा बहुत देर हो चुका रहेगा। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से औद्योगिकरण आगे से बढ़ रहा है। देखते देखते परिवर्तन हो जाता है सारा चीज। 75 सालों में इतना परिवर्तन हो चुका। यदि कोई किसी व्यक्ति को यदि 200 साल तक जीवित रहने का
अगर कोई वरदान दे दे, यदि किसी व्यक्ति को कोई 200 सालों तक जीवित रहने का यदि वरदान दे दे, तो व्यक्ति 200 साल तक जीवित रहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, पहले ही सुसाइड कर लेगा। इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है। सही बोल रहा हूं कि नहीं साथियों? भीषण जो संकट आ रहा है उसको बचने के लिए दादा मरदाम ने पुलवामा समग्र विकास क्रांति आंदोलन चलाया। समझना पड़ेगा हमको एक ही डोर को पकड़कर नहीं चलना है। एक ही डोर को पकड़ करके चलेंगे तो फेल हो जाएंगे। हमको सभी डोर को पकड़ के चलना है। साहित्य को पकड़ के चलना है, भाषा को पकड़ करके चलना है, संस्कृति को पकड़ करके चलना है, राजनीति को पकड़ करके चलना है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था है। उसको जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तब तक किसी भी क्षेत्र में हम लोग सक्सेस नहीं होंगे। हमारे जनप्रतिनिधि हार क्यों जाते हैं? क्योंकि पैसा नहीं। हमारी जो है किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में सुनवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि पैसा नहीं है। हमारा कहीं मान सम्मान क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। और रुपया आने का स्रोत है हमारे जमीन और जंगल है, वो खत्म हो जाएंगे। और नौकरी के दम पर पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने आने वाला पीढ़ी को संचालित नहीं कर पाएंगे। तो फिर बचा क्या? एक ही रास्ता बचता है। हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों को हमको सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। ये भीषण संकट जो आ रहा है, इससे बचने का उपाय दुनिया में किसी के पास नहीं है। इससे बचने का उपाय किसी के पास है तो हमारे गांव में रहने वाले आदिवासियों के पास है, गोंडवाना विभाग के गांव में रहने वाले लोगों के पास है। वो इसलिए है क्योंकि सभी गांव हमारे पूर्वजों का गांव है। और जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रियां चल रहे हैं, उन फैक्ट्रियों में कच्चा माल कहां से जाता है? हमारे उन्हीं गांवों से जाता है। जितने भी कृषि उपज है, वनोपज है, कपड़ा कहां से बनता है? कपास से बनता है। और कपास कहां पैदा होता है? खेत में पैदा होता है। और खेत शहरों में होता नहीं है। खेत कहां होता है? गांव में होता है। अडानी सरसों तेल पैदा करते हैं, पतंजलि सरसों तेल पैदा करते हैं। सरसों किससे बनता है? तेल किससे बनता है? सरसों से बनता है। सरसों कहां पैदा होता है? खेत में पैदा होता है। और खेत शहरों में होता नहीं है। खेत कहां होता है? हमारे गांव में होता है। और जिस दिन अपने गांव के लोग अपने गांव के पुरखा जो पारंपरिक व्यवस्था है, बैठा मुखिया मांझी गाता पूरी कुटवार वाली जो व्यवस्था है, पारंपरिक ग्राम सभा की जो व्यवस्था है, उसको हर गांव में मजबूत अगर कर दिया जाए और हर गांव में प्रस्ताव पारित करके एक विधि बना लिया जाए, रूढ़ी प्रथा विधि बना बनाया, उसी को अपने गांव का जो पुरखाओं की जो धन संचय करने की जो व्यवस्था है। हमारे गांव में पहले चलता था कि गांव में सार्वजनिक जो है धान का कोठी होता था। और जिस समय निदाई गुड़ाई के समय आता था, सबका धान खत्म हो जाता था ना, तो लोग वहीं से धान को अपने अपने बंटवारा कर लेते थे। गरीब आदमी जिनके पास धान नहीं है वहीं से धान ले जाता था। उसके बाद फसल उगाने के बाद उसको बाड़ी बना करके उस कोठी में जमा करते थे। ये गांव में सभी गांव में व्यवस्था थी, अपने गांव की पूंजी को बनाने की व्यवस्था। तो ये पारंपरिक ग्राम व्यवस्था के तहत क्या करना है? अपने गांवों की व्यवस्था को इतना मजबूत कर देना है कि गांव से एक भी कच्चा माल व्यापारियों को बेचना ना पड़े। गांव खुद खरीदे, महुआ खुद खरीदे, सरसों खुद खरीदे, लाख खुद खरीदे। और जितना बनाने लायक जो चीज है उसको गांव में ही बनाना है। कोई भी चीज कठिन नहीं है। हमको लगता है कि बहुत कठिन चीज होगा कोई चीज बनाना, है ना? तो सब चीज सरसों बना, सरसों से तेल निकलना कठिन काम है क्या? सरसों से तेल बनाना कठिन काम है क्या? नहीं है ना? गेहूं से आटा बनाना कठिन काम है क्या?
दुनिया के लोग आटा खाते हैं, पूरी दुनिया के लोग तेल पीते हैं सब्जी में, तो वो तेल फैक्ट्री में क्यों बने, हमारे गांव में क्यों नहीं बनना चाहिए? वो आटा फैक्ट्री में क्यों बने, हमारे गांव में क्यों नहीं बनना चाहिए? जो चावल फैक्ट्री में बनता है हमारे गांव में क्यों नहीं बनना चाहिए? हर गांव के लोग अगर अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो बनाया जा सकता है ना, बनाया जा सकता है ना। अपने कुंडवाना को बचाना है, कोयामुरी द्वीप को बचाना है, तो अपने गांव को मजबूत करना पड़ेगा। सारे समस्याओं का समाधान गांव में है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे बीमारी है, रोग राई है, भूत प्रेत लगा है, तो लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं। मैं तो कहता हूं आपके पास कोई समस्या है तो आप तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं है, आप गांव में जाइए, आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारी समस्या क्या है पता है कि हम राज्य के लेवल पर, जिला के लेवल पर, प्रदेश के लेवल पर हम पदाधिकारी है, कार्यकर्ता हैं। गांव के लेवल पर जिस दिन कार्यकर्ता बनेंगे उसी दिन आपके गांव का तरक्की होगा। जिला लेवल, राज्य लेवल, ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता बनने से गांव का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप जब गांव में जाओगे तो आपका तो गांव में मीटिंग होता ही नहीं है ना। कोई भी कार्यकर्ता अपने गांव को मजबूत नहीं किया है, बता दे कोई किया हो तो। सब लोग जो है कोई जिला को मजबूत कर रहे हैं, कोई ब्लॉक को मजबूत कर रहे हैं, कोई प्रदेश को मजबूत कर रहा है। जिस दिन सब कार्यकर्ता जिला, ब्लॉक, राज्य को छोड़ करके अपने अपने गांव को मजबूत कर लेना, उस दिन जिला भी मजबूत हो जाएगा, प्रदेश भी मजबूत हो जाएगा, राज्य भी मजबूत हो जाएगा, सब कुछ मजबूत हो जाएगा। लेकिन गांव में हमारी कोई मान्यता नहीं है, हमारा जो बड़े लेवल का जो कार्यकर्ता है उसको गांव में पंच की चुनाव लड़ने के लिए बोल दीजिए, हार जाएगा। ये पूरा स्थिति है, अधिकांश लोगों की यही स्थिति है ना। सरपंच की चुनाव लड़ने के लिए बोल दीजिए, हार जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों गांव में, अरे ये तो गांव में रहता ही नहीं है, गांव में तो बैठकें नहीं करता है, ये वाला स्थिति है कि नहीं है ना। तो साथियों गांव को मजबूत करना है, और इसके साथ में गांव में जो है प्रत्येक गांव का पारंपरिक खाता खुलवाना है। ग्राम पंचायत का तो खाता रहता ही है, एक गांव की व्यवस्था का भी खाता खुलवाना है। जैसे पहले धान की कोठी रखा करते थे, लेकिन अब धान की कोठी के साथ साथ में अपने इनकम का कुछ अंश, अपने मजदूरी का कुछ अंश गांव के पारंपरिक खाता में जमा करना है। अब सब लोग सरकार को टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। बेरोजगार आदमी बोल रहे हैं कि हम तो नहीं देते हैं भाई सरकार को टैक्स, ऐसा सोच रहे हैं। जब आप गमछा खरीदे तो सरकार को 18% आपने जीएसटी दे दिया, जब आप कपड़ा खरीदे तो सरकार को 18% जीएसटी दे दिया, जब आप पेट्रोल डलवाए, जब आप मोटरसाइकिल खरीदे, जब जो है आप मोबाइल खरीदे, जब जूता खरीदे, टोपी खरीदे, उसी समय आपने सरकार को 18% जीएसटी दे दिया। आपको पता नहीं चला ना। अब आप बोलते रहे कि भाई मैं बेरोजगार हूं यार, मैं तो कुछ कमाता नहीं हूं, मैं सरकार को कहां से दूंगा, हिसाब बोलते थे, और सरकार आपसे 18% निकाल ली। ठीक ठीक। अधिकारी कर्मचारी लोग अपने 1 महीना का वेतन सरकार को इनकम टैक्स के रूप में देते हैं। छोटा कर्मचारी जो टैक्स के दायरे में आता है 1 महीना का सैलरी देता है। 10% वाले लोग, 20% वाले लोग 2 महीना का सैलरी देते हैं, 30% वाले लोग 3 महीना का सैलरी देते हैं सरकार को। देते हैं ना। जिस समाज ने आपको पैदा किया, जब आप पैदा हुए तो समाज आपकी खुशी में नाचा गाया, छठी मनाया, वर विवाह किया, मरने पर कंधा भी देगा, ये दादा मरकाम का बोल है। उस समाज को आपने कितना % टैक्स दिया? दिया क्या? सरकार को क्या आपने कभी किसी कार्यक्रम में देखा? आपके छठी वर विवाह में देखा? आपके मरनी हरनी में सरकार दिखाई दिया? नहीं दिया ना। जो दिखाई दिया वो विधायक हो सकता है, मंत्री हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं है ना। सरकार कहां है?
आप सरकार के नाम से एक चिट्ठी लिखे, प्रति सरकार महोदय, रायपुर चाहे भोपाल, और पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए। किसके ऑफिस में जाएगा? किसके ऑफिस में जाएगा? वो चिट्ठी भोपाल जाकर के घूम फिर करके आपके ही ऑफिस में आएगा, आपके घर में फिर वापस आएगा और बोलेगा कि भाई वहां तो कोई हमको सरकार नहीं मिला है? तो जब चिट्ठी आपके पास वापस आ जाए तो समझ लेना सरकार आप ही हो। होने से चिट्ठी किसके पास गया? हमारे पास वापस आए, इसका मतलब सरकार कौन? हम सरकार है। ठीक है, हम सरकार होते हुए भी दूसरे को 10% से लेकर 30% तक इनकम टैक्स दे सकते हैं। गरीब आदमी सरकार को 18% जीएसटी दे सकता है। बच्चा जन्म लेने से पहले सरकार को जीएसटी देता है और मरने के बाद भी जीएसटी देता है। जब मां गर्भवती होती है तो उसकी मां बच्चे के लिए सिरप खरीदती है, दवाई खरीदती है, उस पर सरकार को 18%, बच्चा जो पैदा नहीं हुआ उन्होंने भी सरकार को 18% जीएसटी दे दिया। मरने के बाद जब उसके दफन कफन के लिए सामान खरीदता है तो मरने के बाद भी वो सरकार को 18% जीएसटी देता है। और जब जब उसका पुण्यतिथि मनाता है तब तक सरकार को जीएसटी देते रहता है। जिस दिन आप अपने गांव को, हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाया, उसको आर्थिक गण व्यवस्था बोलते हैं। हर गांव को आप लोगों को जो है बरार देना है। वो बरार जो पारंपरिक जो है वो तो देना ही है, देना है, लेकिन साथ साथ में आपको खरवन देना है। खरवन, हमारे छत्तीसगढ़ में खरवन का मतलब ये होता है धान मान मिसाई करने के बाद कुछ हिस्सा हम जो है बांस की टोकरी में अपने गांव के बैगा के लिए, लोहार के लिए, परगनिया के लिए निकाल करके रखते हैं। उस टोकरी में चावल रहता है, दाल रहता है, नमक मिर्चा रहता है, तेल रहता है ना? भाषा के लिए भी जैसे निकालते हैं उसी प्रकार से उसको हमारे तरफ बरार बोलते हैं, एक खरवन बोलते हैं। हम सबके लिए खरवन निकाल करके रखते हैं। मंगन जोंगन आता है उसको भी जो है वो बोलता है कि किसान मांगे आए हो, है ना, तो हम बिना झिझक के उसको दे देते हैं। अपने गांव को कभी देते हैं क्या? व्यवस्था को नहीं देते हैं ना। तो हमारे ये पारंपरिक ग्राम व्यवस्था का जो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई आर्थिक गण व्यवस्था का, उसमें यह है कि प्रत्येक परिवार अपने उत्पादन का 2%, मतलब 100 किलो में 2 किलो अपने गांव की पारंपरिक ग्राम सभा में जमा करेगा। धान को 100 किलो धान है तो धान जमा करेगा, गेहूं है तो गेहूं जमा करेगा, महुआ है तो महुआ जमा करेगा, सरसों है तो सरसों जमा करेगा। और गांव वाले लोग उस पूंजी से जो है अपने गांव का मिनी बैंक बनाएंगे, है ना, मिनी बैंक बनाएंगे, पूंजी बनाएंगे। उसके लिए बाकायदा जो प्रस्ताव पारित करके बैंक में खाता खोलना है। हमारे सरगुजा में गुटगावा और बरपटिया, वो पिहड़ जंगल में बरपटिया गांव है, पहाड़ों के बीच में, जहां पर शासन प्रशासन पहुंच नहीं पाता है। तो वहां के सरपंच लोग शासन प्रशासन के पास पहुंचे कि साहब हमारे गांव में मिडिल स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, बच्चे वहां पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, स्कूल भी खुला है, बिल्डिंग भी है, लेकिन वहां गुरुजी नहीं है। तो सरकार के लोग बोले कि भाई उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, जब आदेश निकलेगा तब देखेंगे। बहुत दिनों तक मांग करते रहे, कुछ नहीं हुआ। तो फिर वहां के लोग जो हम लोगों से मिले तो हम लोगों ने कहा कि भाई वो लोग तो तय कर लिए थे हमको अलग से स्कूल खोलना है, हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे बच्चा, ऐसा बोल लिए थे, सोच लिए थे। तो हम लोगों ने सुझाव दिया कि भाई वो स्कूल जो बना है उसने जो है सरकार ने स्कूल बनाने के बाद आपको हैंड ओवर कर दिया, तो बिल्डिंग किसका? आपका, है ना। मैदान आपको हैंड ओवर हो गया, इसका मतलब मैदान किसका? आपका। तो आपको बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, बच्चे भी आपके, गुरुजी ने तो बस टीचर पर भर्ती कर लीजिए अपने से। और वहां के लोग पारंपरिक ग्राम सभा गठित करके, ग्राम सभा में प्रस्तावित करके 7 जने अपने से टीचर नियुक्त कर लिए, शिक्षक नियुक्त कर लिए, और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लेटर लिख करके भेज दिए, महोदय हम लोगों ने अपने खर्चे से जो है हमने 7 टीचर नियुक्त किए, है ना। वो लोग 200-200
हमारे गांव का स्कूल हमारा हो जाएगा। तो 200 रुपया करके 7 जने टीचर रखे और 3 महीने के भीतर में वहां के बच्चे बिना देखे इंग्लिश में बोलने लगे, है ना। मौखिक रूप से गुणा गणित का जो हल करने लगे। ऐसा व्यवस्था बनाना है अपने गांव को। आपके गांव के सारा चीज को आपको मैनेज करना है, चाहे स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो, ठीक है। पढ़ाई लिखाई हमारे गांव की कल्चर व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। हमारे गांव के लोग यदि मेहमान आते हैं तो सेवा जोहार बोलते हैं, तो हमारे स्कूल का बच्चा भी सेवा जोहार बोले ना, उसमें क्या बुराई है। बरपटिया के लोग बोलते हैं, कोई बड़ा का भी बड़ा अधिकारी आते हैं तो एक साथ खड़ा होते हैं और खड़ा होकर के सेवा जोहार सर बोलते हैं, है ना। नमस्ते सर सेवा जोहार बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हर गांव में जो है बरार व्यवस्था को मजबूत करना है। तो बरार व्यवस्था में पहले क्या बताया, अपने गांव की खरवन को अपने जो भी उत्पादन होगा उत्पादन का 2% गांव के कार्यालय में जमा करना है और समिति बनाकर के उसका खाता खोलना है और उसका हिसाब किताब का केस बुक लिखना है, आय व्यय का रिकॉर्ड बना करके रखना है। क्योंकि गांव का 1 रुपया का पूंजी भी यदि गड़बड़ होता है ना तो गांव का समिति टूट जाता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, हिसाब किताब में गड़बड़ी। और गांव की दूसरी समस्या क्या है कि गांव का कोई व्यक्ति आपसे हिसाब किताब नहीं पूछेगा। गांव में कोई आपसे हिसाब किताब नहीं पूछेगा, बल्कि वो आपसे बात करना ही बंद कर देगा, मीटिंग में आना ही बंद कर देगा। जब आप उसको पूछोगे कि भाई मीटिंग क्यों नहीं आते हैं, तो कुछ नहीं बताएगा कि आप हिसाब किताब नहीं बताएगा। इसलिए उसके लिए एक नियम बनाया गया है कि हर महीना जो उसका सचिव होगा पदाधिकारी होगा अपने से हिसाब किताब बताएगा, और जो हर महीना हिसाब किताब नहीं बताएगा उसको तत्काल प्रभाव से बिना कुछ कहे 500 रुपए का जुर्माना लग जाएगा। तो खुदे डर के मारे बताएगा, है ना। दूसरा बरार है श्रम मूल्य बरार। रोजगार गारंटी में सबका खाता खुला हुआ है, तो साल में 2 मजदूरी अपने पारंपरिक ग्राम सभा में जमा करना है या मजदूरी का मूल्य जमा करना है। रोजगार गारंटी में जो रेट चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अधिकारी कर्मचारी होंगे ना, वो श्रम दान 2 दिन नहीं कर सकते गांव में, तो उसके बदले में क्या करेंगे, रोजगार गारंटी का रेट को उसी खाता में जमा करना है। 2 साल में 2 जोड़ा के हिसाब से। जब हम मजदूरी करने जाते हैं तो पत्नी पत्नी जोड़ा में जाते हैं, एक गड्ढा खोदता है, दूसरा जो जहुआ बोती है ना। उसी हिसाब से 2 मजदूरी गांव के खाता में जमा करना है। इससे भी गांव की पूंजी का निर्माण होगा। तीसरा उपाय है कोई भी विवाद का मामला हो, आपराधिक प्रकरण को छोड़ करके, हत्या बलात्कार को छोड़ करके जो विवाद के जो मामले हैं उसका FIR पहले कहां दर्ज होगा, पारंपरिक ग्राम सभा के रजिस्टर में दर्ज होगा। FIR का मतलब जो है वो सूचना करेगा कि भाई हमारे 2 लोगों के साथ झगड़ा हो गया है। सीधा कोई थाना कोर्ट कचहरी नहीं जाएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी जाने से क्या फायदा होगा। यदि विवाद के मामले हैं तो आप थाना में जाओगे, थानादार आपसे पैसा लेगा, फिर दूसरा को बुला करके क्यों पीट दिए जी उसको, फिर उससे भी पैसा लेगा। ये सब जगह के लिए लागू नहीं है, लेकिन कई जगह होता है, ठीक है। उसके बाद दोनों पक्ष वकील करेगा, दोनों वकील को पैसा देंगे, 6 महीना 3 साल 6 साल पेशी चलेगा। उसके बाद दोनों वकील साहब तो एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं ना, पीते कि नहीं पीते हैं। अब अगली बार साहब पैसा नहीं है आप बोलोगे वकील साहब को, और दूसरा भी बोलेगा पैसा खत्म हो गया साहब, तो कैसे करोगे जी, पैसा नहीं है तो कैसे लड़ेंगे केस, चलो समझौता करवा देता हूं। फिर आखिरी में दोनों का समझौता हो जाता है। जब समझौता ही करना था तो 6 महीना काहे को बर्बाद किए। वही समझौते नामा तो हमारे ग्राम सभा भी करता है ना, कि कुछ अलग करता है क्या पारंपरिक ग्राम सभा, वो भी समझौता नामा है। 2 लोग झगड़ा हो गए, विवाद के प्रकरण जो है गांव में दर्ज होगा, दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्यों लड़ाई हुए। एक की गलती है तो भाई जुर्माना भरो 1000 रुपया, तो कोर्ट कचहरी में जाओगे तो 50,000 रुपया लगेगा। गांव में 1000 में निपटारा हो जाएगा या 500 में निपटारा हो जाएगा। दूसरा पक्ष भी गलती किया तो दोनों से जुर्माना
तीनों प्रकार से इनकम से क्या होगा, गांव में पूंजी का निर्माण होगा जो खाते में जमा होगा और उसी पूंजी से गांव के महुआ सरसों सबको खरीदिए, सबको खरीदना है और खरीद करके बनाने लायक जो चीज है उसको बनाना है। ढेकी कूटा धान चावल, अभी चावल का इतना बीमारी आने वाला है चावल का, ठीक है। लोग जो है पहले जो है बोले कि चावल जो है सब लोग चावल खाते थे, वो भी जो है उसना चावल खाते थे। फिर शिक्षा आया तो लोग बोले कि उसना चावल अच्छा नहीं लगता और पचता नहीं, फिर पतला चावल में आए, ठीक है। अब उसना चावल से पहले कोदो कुटकी चलता था, पतला चावल में आए, फिर पतला चावल में जब शुगर बीपी हुआ तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि गेहूं का आटा खाओ, तो आटा खाने से पता चला उसमें तो और चर्बी बढ़ता है। फिर लोग आ गए कि नहीं आटा नहीं खाना है, अब फिर चावल खाना है। अब चावल में भी परेशानी है तो फिर उसना चावल खोजना है, अब उसना चावल भी ठीक नहीं है तो फिर कोदो कुटकी कहाँ मिलता है, उसमें आ गए। आखिर में घूम फिर करके सब कहाँ आएंगे, हमारी व्यवस्था में ही आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे लोग, घूम फिर करके हमारी व्यवस्था में ही आएंगे। पहले बोले कि यार गांव का जो तिरही में निकालते हैं तेल वो काला काला दिखता है, उसमें राखड़ रहता है, खरी रहता है, हमको रिफाइंड तेल चाहिए। रिफाइंड तेल के चक्कर में पड़े तो कई तो बीमारी हुआ, अब कई तो बीमारी हुआ तो शहर के लोग फिर वो बाल्टी लेकर के खोज रहे हैं कि गांव का ओरिजिनल सरसों तेल कहां मिलेगा, है ना। मैं रांची में जो है हमारे कार्यक्रम में था, वहां जो है ऐसी आदिवासी बाजार लगा हुआ था, 1 लीटर का सरसों तेल, उसमें लिखाया हुआ था कि गांव के तिरही में पेरा हुआ तेल सरसों तेल, किलो 450 रुपया। आप लोग 450 में खरीदेंगे? शहर के लोग खरीदेंगे, खरीद रहे थे 450 रुपए लीटर सरसों तेल। आदिवासी ब्रांड सबसे महंगा ब्रांड है कि नहीं है? अभी तक कहते हैं कि आदिवासियों की जमीन सस्ता है, जिस दिन आप व्यापार करना शुरू कर देंगे उस दिन आदिवासियों का सबसे महंगा ब्रांड हो जाएगा, है ना। लोग खोजेंगे, आदिवासी कुछ भी बेचे सब बिकेगा। आप पैर के नीचे निकलने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, है ना, उसको बढ़िया से सुखा करके पैकेट में पैक करके अमेज़न में डाल दीजिए, ऑनलाइन में। विदेशी लोग उसको प्रोटीन का सबसे बेस्ट स्रोत मान करके 400 रुपए 500 रुपए किलो में खरीदेंगे। प्रैक्टिकल करके देखिए, हम लोगों ने जब बर्तन मांजने का साबुन आया तो बर्तन मांजने के साबुन से बर्तन धोने लगे, ठीक है। तो उन लोगों ने सोचा कि यार इससे तो अच्छा गांव का जो चूल्हा का जो राख रहता है वो ठीक है। तो चूल्हे का राख उन्होंने पैकेट में पैक किया और 1 पाव चूल्हे का राख 250 रुपया बाजार में बिकता है। चूल्हे का राख बर्तन धोने के लिए सबसे उपयोगी। तो ये नहीं बना सकते क्या? हमारे गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति जो अनपढ़ अंगूठा छाप है उसको भी उद्योगपति बनाना है, क्योंकि उद्योगपति बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती, कोई शिक्षा की जरूरत नहीं होती। आपको चपरासी भी बनना हो तो कम से कम 5वीं पास होना चाहिए, लेकिन यदि आपको उद्योगपति बनना हो तो अंगूठा छाप भी चलेगा, है ना। मान लीजिए गांव का अनपढ़ व्यक्ति है, कुछ नहीं जानता है, भले कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो जैविक खाद बनाना वैज्ञानिकों से ज्यादा अच्छा जानता है। और जंगल के सभी कचड़ों के इकट्ठा करके यदि उसमें केचुआ छोड़ दिया जाए तो उससे बेहतरीन जो खाद बनेगा वो किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, है ना। और उस व्यक्ति के नाम का ब्रांड बाजार में जब उतरेगा तो आज के समय में लोग जो है सब्जी पैदा करने के लिए जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि सब्जी ओरिजिनल मिलता नहीं है, सभी सब्जियों में इंजेक्शन लगा हुआ सब्जी मिलता है। तो शहर के लोग छत में और खिड़की में गमला लटका करके सब्जी पैदा करना शुरू कर रहे हैं।
पीछे गमला लटका देंगे, उसमें सब्जी उगा दिए। हाँ? अपने जो पढ़ाई वाला टेबल है वहां पर गमला लटका दिए, उसमें सब्जी उगा दिए, छत में सब्जी उगा दिए। सब्जी उगाने के लिए गमला तो ले लेगा, लेकिन मिट्टी कहां से पाएगा? मिट्टी कहीं मिलेगा उसको? तो मिट्टी हमारे गांव का जो जैविक खाद का जो उद्योगपति है, उसका जैविक खाद खरीदेगा, ब्रांड चलेगा, आदिवासी ब्रांड का। हर एक चीज को बेचना है, हम हर एक चीज को खरीदते हैं ना, हर एक चीज को बेचना है। हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ खरीदते रहते हैं। जैसे मुर्गी जो है सुबह से लेकर रात तक सिर्फ चरते रहता है। मुर्गी को जब बंद कर दोगे, बकरी को बंद कर दोगे ना, तो बैठे बैठे इसे चरते रहता है, इकट्ठा करके रखता है, चरता है कि नहीं है? हम लोग भी जब बिस्तर में सोते हैं तो खरीदा हुआ बिस्तर, नहाने गए तो पानी खरीदा हुआ, साबुन खरीदा हुआ, तेल खरीदा हुआ, कंघी खरीदा हुआ, कपड़ा खरीदा हुआ, पेट्रोल खरीदा हुआ, सब चीज खरीदा हुआ। सुबह से लेकर रात तक हम जो है खरीदने में खर्चा करते हैं। बेचने में कभी खर्च किए आप लोग? नहीं ना, है ना? तो इसी प्रकार से गांव लेवल का जो ऊपर का हमारा व्यवस्था होगा, 100 गांवों का, 1 ब्लॉक का टीआरसी ट्राइबल रिसोर्स सेंटर, आदिवासी संसाधन केंद्र खोलना, उसी पारंपरिक ग्राम सभाओं को मिला करके। और ब्लॉक में आपके जितने भी बड़े बड़े दुकान हैं, चाहे कपड़े का दुकान हो, चाहे छड़ सीमेंट का दुकान हो, सबको अपने कब्जे में लेना है। कैसे लेना है पता है? बहुत कठिन लग रहा होगा, बहुत सरल है। आप जो खेती करते हैं ना, उससे भी सरल है। शहर के दुकानों को अपने कब्जे में लेना। आप खेती करते होंगे, आपके ब्लॉक में 10,000 किसान होगा, और 10,000 किसान लोग एक बार की खेती में कितना खर्चा करते हैं पता है? 30,000 40,000 खर्चा करते हैं औसत। बड़ा किसान बड़ा खर्चा करता है। एक किसान 30,000 खर्चा करता है, तो 1 लाख के 10,000 किसान लोग कितना खर्चा करते होंगे? 30 करोड़ हो गया ना, 30 करोड़ खर्चा किया ना किसान ना। लेकिन वास्तव में किसान जो है, अब किसान से पूछेगा कि भाई आपको खेती में कितना लगा, तो किसान बोलेगा कि मैं इस बार की खेती में 30,000 लगाया हूं, बोलता है ना? लेकिन वो खेती में नहीं लगाया, वो झूठ बोल रहा है। खेती में लगाने का मतलब यह है, जब आप जुताई करते हैं तो उसमें धान को अपने हाथों से लगाते हैं, पानी को अपने हाथों से लगाते हैं, खाद को अपने हाथों से लगाते हैं, उसको बोलते हैं खेत में लगाना। लेकिन जब आप खेती कर रहे थे तो क्या 30,000 रुपया को भी उसी में आप मिट्टी में मिलाए? नहीं मिलाए ना। तो 30,000 रुपए को तो आप तो मिट्टी में खेत में मिलावे नहीं किए हैं। इसका मतलब आपने 30,000 रुपए खेत में नहीं लगाए, आपने 30,000 रुपए पकड़ करके व्यापारी के दुकान में गया और उसके दुकान में 30,000 को लगा के आ गए। अब व्यापारी के दुकान में 30,000 रुपए लगा करके आ गया, और उस ब्लॉक के 10,000 किसानों ने उस व्यापारी के दुकान में 30,000 लगा दिया, तो 30 करोड़ रुपया व्यापारी को दे दिया। व्यापारी शुरू में दुकान खोलने मात्र के लिए पूंजी लगाया, बाकी हर साल 30 करोड़ कौन लगा रहा है? हम लोग लगा रहे हैं। लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? क्या दोबारा पूंजी लगाता है क्या? वो एक ही बार पूंजी लगाए ना, हर साल पूंजी कौन लगा रहा है? हम लोग लगा रहा है। कल्पना करिए, जैसे आप जो है जब बीमार पड़ जाते हैं तो एक दिन का उपवास रह लेते हैं, बहुत से लोग उपवास रहते हैं ना, है ना? त्योहार विशेष पर्व आता है तो एक दिन का उपवास रह लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से साल में एक दिन का, मतलब 1 साल का कम से कम जो है खेती में व्यापारी के दुकान में 10,000 30,000 लगाने के बजाय 20,000 लगाइए और 10,000 रुपया अपने ब्लॉक लेवल का जो टीआरसी होगा उसमें लगा दीजिए। 10,000 लोग यदि 10,000 लगा दिए किसान लोग जीवन में एक बार, कितने बार? जीवन में एक बार 10,000 लगा दिया तो कितना होगा पता है? 10 करोड़ रुपया होगा। और उस 10 करोड़ में आपके ब्लॉक के लिए आजीवन, जीवन भर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए कृषि उपकरण, खाद, बीज का लाइसेंस, सारा चीज हो जाएगा। किसी व्यापारी से खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर अगले साल फिर 10,000 लगा दीजिए, फिर पिछले अगले 10 साल, फिर अगले साल फिर 10,000 लगाए, उससे इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, सारा शादी ब्याह का सामान भर लीजिए उस दुकान में। ऐसे करके हर साल 10,000 लगाते जाइए
और देखिएगा 5 साल के भीतर में आपका टीआरसी में सभी प्रकार के एजेंसी हो जाएगा, सामान हो जाएगा, सामान्य दुकान में कोई नहीं जाएगा, सब टीआरसी तरफ आएंगे, क्योंकि सब लोग हमारे लोग हैं। तो जो पूंजी बाहर जा रहा था वो कहां जाएगा? समाज में आने लगेगा। और मजेदार बात क्या है बताऊं, वो 10,000 रुपया आप दान नहीं देंगे, बल्कि जब इच्छा होगी 10,000 को आप निकाल सकते हैं। आपका पैसा जमा, सिर्फ उसको सेविंग की तरह रखना है, उस पैसे से सामान बनाएगा, उसका बिकेगा तो उसको आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, है ना। तो ये हमारी टीआरसी की परिकल्पना है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषण दे रहा हूं तो ये भाषण दे करके चल देंगे, ऐसा नहीं। हम दादाजी का जो कहना था ना, कहो नहीं करके दिखलाओ, उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग पहले रिसर्च किए 1 साल तक बरार सिस्टम पर, उसी बरार के पैसे से इसका रजिस्ट्री करा करके 3 पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का निर्माण करवाया, और अभी 3 ठो कपड़े का टीआरसी चल रहा है, और 2 ठो जो है किराने का है और जूता चप्पल का है ना। तो इस प्रकार से हम देखें तो 2005 से लेकर 2021 तक हम लोगों ने समाज सेवा किया, और बहुत समाज सेवा की, क्योंकि हम लोग संडे को निकल जाते थे मीटिंग करने, सभा सम्मेलन करने, लोगों को जानकारी देते थे। लेकिन इतने सालों में हमने 1 रुपया समाज का पूंजी नहीं बनाया। 15-16 सालों में समाज का हमने 1 रुपया पूंजी नहीं बनाया, है ना। लेकिन जैसे ही हमको लगा कि समाज को दादा मरकाम का जो आर्थिक गण व्यवस्था है, आर्थिक जो समग्र क्रांति आंदोलन है, उसको हमको जमीन पर उतारना है, फिर आर्थिक गण व्यवस्था बना करके ये सब किए, तो 2 साल के भीतर में समाज के लिए लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी हम लोगों ने बना लिया। 2 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी। प्रतापपुर का जो टीआरसी है लगभग 35 लाख का है। भानु प्रतापपुर का टीआरसी कांकेर जिला में 55 लाख का है। सुकमा वाले लोग अभी 20 लाख इकट्ठा कर चुके हैं, और 50 लाख का उनका जो इकट्ठा होने वाला। हर ब्लॉकों में 10-10 हजार से 10-10 हजार से इतना दुकान खोल देना है कि शहर की तरफ कोई ना जाए, सब टीआरसी की तरफ आए। लोग पूछेंगे साहब आप चप्पल कहां से लिए? टीआरसी से। आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? तो टीआरसी में। आप सिनेमा देखने कहां जाते हैं? तो टीआरसी में। मोटरसाइकिल कहां से खरीदे? टीआरसी से। मतलब हमारे जुबान में टीआरसी खेलना चाहिए। तो सामान्य मार्केट में जब कोई नहीं जाएगा तो क्या दुकान खोल करके कोई बैठेगा वहां? है ना। सड़क भी बनना रहेगा तो शहर की तरफ सड़क नहीं बनेगा, टीआरसी की तरफ सड़क बनेगा। टीआरसी की तरफ सड़क बनेगा, शहर के सड़क ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, उसी प्रकार से शहरों के अवशेष मिलने लगेंगे आने वाले समय में। क्योंकि सभी व्यापारियों के दुकान में कोई ग्राहक नहीं जाएगा तो अपने रिश्तेदार को बुला करके बोलेगा कि भाई साहब ऐसा है कि मेरा दुकान नहीं चल रहा है, मेरे दुकान को खरीद लो, मेरे जमीन को खरीद लो। उसका कोई रिश्तेदार खरीदेगा उसकी जमीन को? वो बोलेगा मेरा खुद नहीं चल रहा है भाई, मैं तेरा जमीन खरीद कर क्यों फंसूं? तो फिर वो हम लोगों के पास आएंगे, आदिवासियों के पास, आदिवासी भाइयों आप ही लोग इस देश के मालिक हो, हमारा भी जमीन खरीद लो। तो हम बोलेंगे कि हम जनरलों की जमीन नहीं खरीद सकते भैया, आपका जमीन बहुत महंगा होता है, आदिवासियों का जमीन सबसे सस्ता होता है। तो बोलेंगे कि आप अपने रेट से भी सस्ता में खरीद लो, हमको दिल्ली कलकत्ता मुंबई जाना यहाँ नहीं रहना। और सस्ते से सस्ते कीमत पर बेच करके भागेंगे। तो अब बताओ सबसे सस्ता किसका जमीन? आदिवासियों का कि व्यापारियों का? व्यापारियों का जमीन सबसे सस्ता हो जाएगा, है ना। इस मुहिम को हमको लागू करना है, इसमें चलना है हमको। मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत समय ले लिया सर, है ना जी। मंच से अनुमति मिल जाए जी। तो साथियों, इस प्रकार से दादाजी का जो रिसर्च है उसको हम लोगों ने बहुत अध्ययन किया। इसका मैं छोटा सा जो है, इसकी प्रेरणा कहां से मिली,
मैं जबलपुर में पढ़ाई करता था, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर हूं अभी वर्तमान में, और आयुर्वेद का जो है स्नातक कोर्स लेने के लिए बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी जबलपुर में पढ़ रहा था। वहां मदन महल का किला है, क्योंकि मैं अपने क्लास में हॉस्टल में अकेले रहता था, क्योंकि मेरे साथी लोग जो है सीनियर लोगों से डरते थे शायद, इसलिए हॉस्टल में नहीं थे। तो मदन महल के किला में शाम शाम को जो है जाता था घूमने के लिए। एक दिन ऊपर से नीचे उतर रहा था, वहां 6-7 लोग मात्र बैठे हुए थे, 6-7 लोग, और 6-7 लोगों में एक कुर्सी में रानी दुर्गावती का फोटो था। मैं पता किया तो भाई वहां पर देखा कि एक व्यक्ति वहां पर जाना पहचाना सा था, वहां पर दादा हीरा सिंह मरकाम थे, है ना। मैं पूछा तो दादा को मैं बताया कि दादा मैं भी जेवरा का हूं, तो जान गए। फिर वो बताया कि क्या करते हो, तो मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूं करके। तो मुझे इस बात का ताज्जुब हुआ कि एक व्यक्ति जो इतना किलोमीटर दूर करके रानी दुर्गावती बलिदान दिवस मनाने आया हो, उनके कार्यक्रम में सिर्फ 6-7 लोग हो, फिर भी उनके हौसले बुलंद थे। सोचने वाली बात है। यदि आपको कोई इनवाइट करे बाहर में कार्यक्रम देने जाइए दूसरे राज्य में, वहां 6-7 लोग मात्र मिले, तो आपका ऊर्जा बचेगा? नहीं बचेगा ना, है ना। उस दिन से दादा के कार्यक्रमों में मैं हर जगह कई जगह जो है जाने लगा, तो यही चीज समझ में आया। वो हर कार्यक्रम में बोलते थे कि आपके पास कितना जमीन है, तो लोग बताते थे कि 5 एकड़ जमीन है। कितने बेटे हो, कितने भाई हो, तो 5 भाई हैं, बंटवारा होगा तो कितना मिलेगा, तो इतना बचेगा। यही से शुरुआत करते थे। इसीलिए हम लोगों ने उसी पॉइंट को जो है पकड़ करके रिसर्च करना शुरू किया, गोंडवाना बैंक का रिसर्च किया। तो कई प्रकार की जो समस्याएं आई, कई प्रकार के संकटें आई, जहां पर हमारा दुश्मन हमको फेल करने की कोशिश करता है, जहां पर हमको पराजित करने की कोशिश करता है, हमारी कमजोरी पॉइंट क्या है, उन चीजों को हम लोगों ने खोजना शुरू किया। अब यहां से दादा मरकाम घोषणा किए थे कि समाज का कृषि उद्योग होना चाहिए, बड़ा लाइब्रेरी विश्वविद्यालय होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सी चीजें दादा मोतीराम कंगाली, दादा मरकाम बोला करते थे। उन्हीं सब चीजों को रिसर्च करते करते जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यार दादा मरकाम तो 1 to 10 फार्मूला के तहत हर गांव में 1000 कार्यकर्ता बनाने के लिए बोले हैं, लेकिन कोई कार्यकर्ता बन नहीं रहा है और कोई बना नहीं रहा है ना। एक व्यक्ति 10 कार्यकर्ता, तो एक ब्लॉक में 1111 कार्यकर्ता। तो चूंकि हमको सफल ही करना था, टेक्निकली तरीके से सफल करना था, ऐसा नहीं भाषण में नहीं, है ना, कहने से नहीं, उसको प्रैक्टिकली सफल करना था। इसलिए हम लोगों ने इस पर रिसर्च किया। यदि एक ब्लॉक में 1000, एक ब्लॉक में यदि 10,000 किसान है, उतने लोग यदि पैसा जमा करेंगे तो समिति खाता में जमा करेंगे, समिति तो जो है फर्जी प्रस्ताव पास करके निकाल सकता है, या फिर करोड़ों रुपए जमा होगा राष्ट्र के लेवल पर, तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका ऑडिट कैसे होगा, सरकार को जीएसटी कैसे जाएगा, इस सारे चीज को रिसर्च करने के बाद फाइनली हम लोगों ने ये जो है 3 पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का निर्माण किया, जिसका पहला नाम है यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन, जिसमें पूरे देश भर के सेंट्रल लेवल का बरार है वो जमा होगा। अभी जो बरार बताया वो गांव लेवल का बरार है ना, सेंट्रल लेवल का बरार। सेंट्रल लेवल के बरार 2 प्रकार के निर्धारित किए गए हैं। एक तो पहला, प्रत्येक व्यक्ति समाज में जो पैदा हुआ है, समाज को प्रतिदिन 1 रुपया के दर से बचत करेगा और साल में 365 रुपया सेंट्रल खाते में जमा करेगा। जिस प्रकार से भारत में एक ही आरबीआई है, एक ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी प्रकार से संपूर्ण गोंडवाना में एक ऐसा खाता होना चाहिए जिसमें पूरे देश भर के आदिवासियों का 1-1 रुपया जमा हो, 365 रुपया साल में जमा हो। तो इस देश में 12 करोड़ आदिवासी है। 12 करोड़ आदिवासी यदि एक दिन में 1 रुपया डालता है तो एक ही दिन में 12 करोड़ हो सकता है ना, और 365 रुपये साल में एक बार डालता है तो 43 अरब 80 करोड़ लगभग होगा 1 रुपया की ताकत, है ना। इतना पैसा आएगा तो खुद का बैंक हो सकता है, खुद का फाइनेंस कंपनी हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है।
तो प्रत्येक व्यक्ति को 1 रुपये वाला सिस्टम से जुड़ना है, साल में 365 वाला से। और दूसरा है प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी चाहे जनप्रतिनिधि हो अपने रेगुलर इनकम का, मंथली इनकम का कम से कम 1% अपने समाज को दे, 1% अपने समाज को दे। जब सरकार को आप 18% दे सकते हैं, समाज को 1% नहीं दे सकते। ये भावना हमको पैदा करना है कि चूंकि ये नियम जो है अभी नियम जैसा लग रहा है, 1-2 पीढ़ी के बाद ये परंपरा बन जाएगी और दूसरा तीसरा पीढ़ी के बाद ये संस्कृति का रूप धारण कर लेगा। कोई भी नियम पहले नियम होता है, 1-2 पीढ़ी के बाद वो परंपरा बन जाती है और तीसरा चौथा पीढ़ी में वो संस्कृति बन जाता है। तो इस बरार व्यवस्था को, आर्थिक दंड व्यवस्था को हमको संस्कृति में शामिल कर लेना है, इसको लगातार आगे संचालित करना है। अरबों खरबों रुपया हमारे जो है आर्थिक दंड व्यवस्था में जमा होंगे तो समाज को उद्योग लगाने के लिए, पूंजी के लिए बैंकों के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। सबके पास उद्योग होंगे, बड़े बड़े हमारे उद्योग धंधे होंगे, व्यापार होगा। साथियों, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा अपनी बात को, क्योंकि बहुत से वक्ता है और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। सबको सादर सेवा जोहार। जय पराप्रेम, जय गुणवाना, राज करेगा भगवान।